इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वीरेन को दिखाया जाता है जिसके के बारे आ जाते हैं और उसे कहा जाता है कि तुम अपने अपोनेंट को चुनो। ये सुनने के बाद वीरेन काफी खुश हो जाता है, चिल्लाते हुए हुआ से कहता है कि सीनियर ब्रदर हुआ, आपने अभी जो फाइट की वो काफी अच्छी थी। ये सुनने के बाद हुआ वीरेन के पास आकर उसे कहता है कि अच्छा काम करते रहो जूनियर ब्रदर वीरेन। फिर हमें वीरेन को दिखाया जाता है जो कि सीधा अरेना में चला जाता है। अरेना में जाने के बाद वो अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद करता है और अपनी आंखें खोलने के बाद कहता है कि मैं सीनियर ब्रदर लिन को चैलेंज करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सीनियर ब्रदर लिन भी वीरेन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि उसने सीनियर ब्रदर लिन को चूज किया है और जो ब्रदर लिन है वो ट्रू डिसाइपल्स के बीच में 3rd प्लेस पर आता है। फिर लिन भी उस अरेना में चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तभी हमें हुआ को दिखाया जाता है जिसे कि हॉल मास्टर को माइंड ट्रांसफर करके उसे अपने पास बुला लेते हैं। ये सुनने के बाद हुआ भी उड़ते हुए हॉल मास्टर गो के पास चला जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। लेकिन हमें हॉल मास्टर गो और डोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में हुआ की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हॉल मास्टर को हुआ से कहता है कि अभी अभी जिस तालिस्मान को तुमने इस्तेमाल किया है आखिर वो तुम्हारे पास कैसे आया। ये सुनने के बाद हुआ हॉल मास्टर को तालिस्मान दिखाते हुए उनसे कहता है कि मुझे ये सीक्रेट रिलम के अंदर मिला है। फिर उन तीनों के बीच में काफी देर तक बातचीत चलती है जो कि हमारे किसी भी काम की नहीं है। तभी पेट्रैक उनके पास आकर उनसे कहता है कि जो कि हुआ ने उस तालिस्मान को खुद ही ढूंढा है सीक्रेट रिलम के अंदर, तो हमें उससे सवाल पूछने का कोई भी अधिकार नहीं है और हुआ तुम यहाँ से जा सकते हो और आने वाले कंपटीशन के लिए गुड लक। ये सुनने के बाद हुआ पेट्रैक को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेट्रैक, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि पेट्रैक आप सच में काफी अच्छे हैं, अगली बार मैं आपके लिए कुछ ज्यादा ही टीली उसके बैग्स को लेकर आऊंगा। फिर वो वीरेन को कंपटीशन देखने के लिए वहां पर आता है लेकिन वो देखता है कि जो कंपटीशन है वो खत्म हो गया है और जो वीरेन है वो हार चुका है। फिर वो अपने मन में कहता है कि जो पावर वीरेन ने अभी अभी दिखाई है उसे एक ट्रू डिसाइपल बनने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। तभी रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि जो इंटरनल डिसाइपल कंपटीशन है वो खत्म हो गया है और अब जो रैंडमली अलॉटेड मैचेस है वो शुरू होने वाले हैं ट्रू डिसाइपल्स के बीच में। A1 वर्सेस B1 की सबसे पहले मैच होगी। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि अपना टोकन देखते हुए कहता है कि मेरा तो B23 नंबर है, अगर इसी तरह से मैचेस चलते रहे तो मेरा समय आने के लिए और भी आधा घंटा लगेगा। और इसी तरह से कंपटीशन चालू रहता है। तभी रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि जो इल्यूजरी मून हॉल की क्यूयान है उसकी लड़ाई हिडन मिरर हॉल के यूजियानजिन के साथ होने वाली है। ये सुनने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है और इन दोनों का नाम सुनकर वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और यू के बारे में काफी कुछ बोलने लगते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद हुआ अपने मन में कहता है कि जो जूनियर सिस्टर यू है वो सच में काफी ज्यादा पॉपुलर है और अगर रूमर्स के माने तो जो जूनियर सिस्टर क्यूयान है वो सच में प्रीटी है और हमारे ट्रू डिसाइपल्स में से कुछ ट्रू डिसाइपल्स उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उसका पीछा करते रहते हैं। क्या ये सारे मेल डिसाइपल्स इसीलिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि दो गर्ल्स के बीच में फाइट होने वाली है। तभी हमें क्यूयान को दिखाया जाता है जो कि वो लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर आ गए होती है और साथ ही में वो काफी ज्यादा प्रीटी होती है। वो अभी पर्पल केओस रिलम के 4th स्टेज पर होती है। तभी हमें यू को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उस अरेना में आ जाते हैं जिसका कि लेवल बढ़ चुका होता है और वो अब पर्पल केओस रिलम के 5th स्टेज पर पहुंच चुकी होती है। यू को देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि जो यू की स्वॉर्ड इंटेंट है और भी ज्यादा कंडेंसेड हो गई है और उसकी जो कल्टीवेशन है वो भी ज्यादा बढ़ गई है। ये देखने के बाद उन हॉल मास्टर्स में से एक हॉल मास्टर कहता है कि जो यू की पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। फिर हमें यू और कौन को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उस अरेना में खड़े होते हैं। फिर कौन अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने काफी ज्यादा इल्यूजरी इमेज को तैयार कर लेते हैं। ये देखने के बाद यू भी अपनी तलवार को काफी तेजी के साथ बाहर निकालकर उस मैन में वापस रख देती है और उस अरेना से बाहर निकल जाती है। ये देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और तभी रेफरी चिल्लाते हुए कहता है कि यू अभी तक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। और हमें अरेना के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू ने इतनी तेजी के साथ कुआन के ऊपर हमला कर दिया होता है जिसकी वजह से कुआन ने जो अपनी इल्यूजरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्लोन्स को बनाया होता है वो वहीं पर तबाह हो जाते हैं। वो हमला इतना पावरफुल होता है और इतना फास्ट होता है कि किसी ने भी यू ने हमला किया हुआ दिखाई नहीं देता। और ये सब देखने के बाद कुआन काफी डर गई होती है और डरते हुए कहती है कि मैं हार मानती हूँ और साथ ही में कुआन काफी निराश हो जाती है और कहती है कि आखिर में मैं हारी गई। ये सब देखने के बाद यू काफी पोलाइटली उसे कहती है कि मैं इसीलिए जीत गई क्योंकि तुमने मुझे जाने दिया। वो मैच इतनी तेजी के साथ खत्म हो जाता है कि वहाँ पर के डिसाइपल्स कुछ समझ नहीं पाते और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, जूनियर सिस्टर क्यूआन ऐसे कैसे हार सकती है, आखिर उसने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली। अभी हमें वहाँ पर दो ट्रू डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक ट्रू डिसाइपल दूसरे ट्रू डिसाइपल से कहता है कि सीनियर ब्रदर जाओ, क्या आपने अभी किए हुए हमले
को देखा। ये सुनने के बाद जाओ उससे कहता है कि एक स्ट्राइक ने सारे इल्यूजन को एक ही बार में खत्म कर दिया। जूनियर सिस्टर यू की जो स्वॉर्ड के ऊपर मास्टरी है और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। इसके अलावा जूनियर सिस्टर यू ने अपने तलवार से सिस्टर क्यूआन की तलवार के ऊपर 10 बार हमला किया है, जिसके वजह से जो क्यूआन की स्पिरिचुअल पावर है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगी और उसकी जो ग्रिप थी तलवार के ऊपर वो कमजोर पड़ गई। फिर हमें उन्हें दोनों डिसाइपल का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एक का नाम जियांगडो होता है जो कि फ्लोइंग क्लाउड हॉल का प्रेसिडेंट होता है और दूसरे का नाम जाओ त्यांगजी होता है जो कि फॉर्मर टॉप डिसाइपल होता है किंग वन स्वॉर्ड सेक्ट का। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि उन इल्यूजन के ऊपर कितना हमला किया है उन हमलों की हम गिनती नहीं कर सकते। और उसके बाद हुए लगातार 23 हमलों ने क्यूआन की तलवार में जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो एक जगह पर इकट्ठा हुई थी उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो यू है और टॉप रैंक ट्रू डिसाइपल है। मैंने तो सिर्फ उसे स्वॉर्ड मार्क्स का एक सेट दिया था और उसने उन स्वॉर्ड मार्क्स से स्वॉर्ड फ्लेडलिंग के बारे में सीख लिया, ये कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी हमें हॉल मास्टर्स को दिखाया जाता है जो कि उस हमले को देखकर काफी हैरान हो गए होते हैं। फिर उनमें से एक हॉल मास्टर कहते हैं कि ये तो फ्लेडलिंग ऑफ द स्वॉर्ड है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, डेफिनेटली ये वही है। आखिर वो इसे सीखने में कितनी यंग है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ 20 साल से कल्टीवेट कर रही है। फिर हॉल मास्टर को कहते हैं कि इस तरह के टैलेंट के साथ फ्यूचर में उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेफरी चिल्लाते हुए कहता है कि नंबर 23 गुआनशियानो फ्लोइंग क्लाउड हॉल से उसकी लड़ाई होने वाली है हुआ किंग वन फ्लोइंग क्लाउड हॉल से। ये नाम सुनने के बाद रेफरी के तो तोते उड़ जाते हैं और कहता है कि वो आदमी फिर से। फिर हमें गुआन को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में उस अरेना की तरफ जाने लगता है और काफी शानदार एंट्री उस अरेना में ले लेता है। फिर हमें गुआन के बारे में बताया जाता है वो सेकंड डिसाइपल होता है फ्लोइंग क्लाउड हॉल का। उसे देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी सबसे जो पहली लड़ाई है वो मेरे ही सीनियर ब्रदर के साथ होने वाली है जो कि हेवनली प्राइड लीडर बोर्ड के 13 प्लेस पर आता है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है वो भी उस अरेना में चला आता है। तभी रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि जो कंपटीशन है वो शुरू होता है। ये सुनते ही हुआ जल्दी से एक शील्ड को वहाँ पर बना लेता है। उस शील्ड को देखने के बाद गुआन हुआ से कहता है कि क्या तुम्हारे तालिस्मान रिपेयर हो चुके हैं। ये सुनने के बाद हुआ उनसे कहता है कि तुम ऐसा कह सकते हो। फिर गुआन हुआ से कहता है कि जब से मैं इस फ्लोइंग क्लाउड हॉल में आया हूँ तब से मैंने यही सोचा है कि जो फ्लोइंग क्लाउड हॉल है वो किंग वन स्वॉर्ड सेक्ट का नंबर 1 हॉल बने। इसीलिए मैंने काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए रखी थी मैंने जूनियर ब्रदर से और मैंने उनसे कड़ी मेहनत भी करवाई। लेकिन तुम फ्लोइंग क्लाउड हॉल के एक ट्रू डिसाइपल होने के बावजूद तुमने कभी भी हार्ड वर्क नहीं किया। इसके अलावा तुम्हारी जो लेजीनेस है वो हमारी फ्लोइंग क्लाउड हॉल को नीचे खींच रही है। ये सुनने के बाद वो अपने मन में कहता है कि तुम आखिर इन छोटे से बच्चों से इतनी होप कैसे रख सकते हो। तुम्हारा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि तुम अपने आप को टीचर से भी ज्यादा डेडिकेटेड दिखाते हो। फिर हुआ गुआन से कहता है कि मैं आपकी इस एटीट्यूड की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप जो सोचते हो उसे आप फोर्सफुली मेरे ऊपर ऐसे थोप नहीं सकते। फिर हमें गुआन को दिखाया जाता है जो कि ये सारी बातें सुनने के बाद हुआ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से हुआ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और देखते ही देखते गुआन एक काफी ज्यादा जोरदार हमला हुआ के ऊपर कर देता है। गुआन के उस हमले की वजह से जो हुआ ने शील्ड लगाए होती है वो भी टूट जाती है और जो हुआ होता है वो पूरी तरह से बर्फ के अंदर दब जाता है। हुआ उस बर्फ के अंदर जम जाने के बाद कोई भी हरकत नहीं करता। ये देखने के बाद रेफरी को ऐसा लगता है कि जो हुआ है वो हार चुका है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो हंसते हुए उस बर्फ को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और गुआन से कहता है कि उस स्ट्राइक की पावर जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा है। हुआ को इतनी आसानी से उस बर्फ को तोड़ते हुए बाहर निकलता देख वहाँ पर के सारे डिसाइपल्स काफी हैरान हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद गुआन अपने मन में कहता है कि मैंने उस एक ही स्ट्राइक में अपनी पूरी पावर लगा दी थी, फिर भी उसने सिर्फ उन तालिस्मान को ही चकनाचूर कर दिया और उसे जरा से भी चोट नहीं पहुंचाई। फिर गुआन हुआ से कहता है कि जिस डिफेंसिव तालिस्मान का तुमने इस्तेमाल किया है वो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जो कि अब वो सारे तालिस्मान खत्म हो गए हैं। क्या तुम अब मुझे हेड ऑन फाइट करने वाले हो या फिर हार मानने वाले हो। ये सुनने के बाद हुआ और भी ज्यादा तालिस्मान को बाहर निकालते हुए गुआन से कहता है कि मैं इतनी आसानी से इस फाइट को नहीं हारने वाला हूँ। उन सारी तालिस्मान को देखने के बाद गुआन काफी गुस्सा हो जाता है और हुआ से कहता है कि अगर मैं एक बार तुम्हारे सारे तालिस्मान को खत्म कर सकता हूँ तो मैं दोबारा ऐसा कर सकता हूँ। और तुम जिन तालिस्मान का अभी इस्तेमाल कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि उन तालिस्मान को बनाना इतना आसान
तालिस्मान होगा और मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम इन तालिस्मान को बचा के रखो, फ्यूचर में तुम्हें ये काम आएंगे। लेकिन तभी गुआन सामने की तरफ कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी हमें हुआ को दिखाया जाता है जिसने कि बहुत सारे उन तालिस्मान को बाहर निकाल लिया होता है और वो गुआन से कहता है कि ये जो तालिस्मान है वो सिर्फ सिंपली स्केल डाउन वर्जन्स है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि उन सारे तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए अपने आजू बाजू एक और बहुत खतरनाक शील्ड को तैयार कर लेता है। उस शील्ड को देखने के बाद गुआन के भी पसीने छूटने लगते हैं। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि काफी खतरनाक तरीके से गुआन को देखते हुए उससे कहता है कि प्लीज सीनियर ब्रदर गुआन मुझे इनलाइटमेंट दीजिए। इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल तालिस्मान को शील्ड को देखने के बाद जो सीनियर ब्रदर गुआन है वो काफी हैरान हो जाते हैं और क्या करे और क्या ना करे ये समझ नहीं पा रहे होते हैं। और साथ ही में वहां पर के डिसाइपल्स कहते हैं कि आखिर ये कितना बड़ा जोक है, आखिर इसके पास इतने सारे तालिस्मान आए कहाँ से। तभी हमें सीनियर गुआन को दिखाया जाता है जो कि ये सब देखकर काफी गुस्सा हो गए होते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उस शील्ड के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो लगातार उस शील्ड के ऊपर हमला करते रहते हैं लेकिन उस शील्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखने के बाद उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि जो गुआन है वो अपने पूरी स्ट्रेंथ को लगा रहा है उस तालिस्मान की शील्ड को तोड़ने के लिए। तभी हमें एक हॉल मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उन तालिस्मान को देखते हुए कहता है कि इतने सारे तालिस्मान को एक साथ यूज करना, क्या वो स्पिरिचुअल पैलेस रियलम में होकर इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड को मेंटेन करके रख सकता है। ये सुनने के बाद हॉल मास्टर डोंग कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उसने किसी सप्लीमेंट या फिर स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए किसी प्रीशियस आइटम का इस्तेमाल किया होगा। और हुआ को इस तरह से करता देख पैट्रियर्क काफी खुश हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट ही किया था जो किंग हुआ ने वो इस मॉडिफाइड इंटरसेट कंपटीशन में कोई ना कोई लूप होल ढूंढ ही लेगा। और हॉल मास्टर गु कहते हैं कि बेसिक तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचाने के लिए एक शील्ड का इस्तेमाल करना और जानबूझकर जो पूरी रियोन है उसे रिवील नहीं करना और इसी तरह से गुआन को अपनी पूरी पावर से अपने ऊपर हमला करने के लिए उसे उकसाना, ये काफी अच्छी चाल चली है। लेकिन वो दोनों मेरे ही डिसाइपल है इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी हारे। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी वो गुआन बिना कुछ सोचे उस शील्ड के ऊपर हमला करता रहता है लेकिन कुछ देर में वो काफी थक जाता है इसीलिए वो घुटनों पर नीचे बैठ जाता है। लेकिन जब वो अपना सर उठाकर उस शील्ड की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। फिर वो अपने हाथ को जमीन पर पटकते हुए कहता है कि यहाँ तक कि मैंने मेरी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस तालिस्मान की शील्ड के ऊपर हमला किया लेकिन अभी तक उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं आई। इतना सोचने के बाद सीनियर ब्रदर गुआन चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं हार मानता हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ पर का रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि जो हुआ है फ्लोइंग क्लाउड हॉल का वो इस मैच को जीत चुका है। ये सुनते ही वो अपने ऊपर जो शील्ड लगाई होती है वो पूरी तरह से हटा देता है और उन तालिस्मान को अपने पास वापस से रख लेता है। फिर वो काफी पोलाइटली सीनियर ब्रदर गुआन से कहता है कि मैं इसीलिए आज जीता क्योंकि आपने मुझे जीतने का एक मौका दिया। ये सुनने के बाद सीनियर ब्रदर गुआन उसे कोई भी जवाब न देकर वहाँ से मुड़कर जाने लगते हैं और जाते हुए हुआ से कहते हैं कि जहाँ तक तुम्हारे तालिस्मान शील्ड की स्ट्रेंथ है, अगर कोई पर्पल केओस रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पर आता है और थोड़ा ध्यान लगाता है तो तुम्हारी जो ये तालिस्मान की शील्ड है वो काफी आसानी से तोड़ पाएगा। जो तुमने इस मेथड का मेरे ऊपर इस्तेमाल किया है ये मेथड किसी और डिसाइपल के ऊपर कभी भी काम नहीं करेगा। लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो तुमसे हार गया हूँ। लेकिन तुम पूरी तरह से तालिस्मान शील्ड के ऊपर निर्भर रहोगे तो तुम दूर तक नहीं जा पाओगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे पास और भी ज्यादा ट्रिक्स होंगी ताकि जो फ्लोइंग क्लाउड हॉल है और रैंकिंग में काफी आगे बढ़े। ये सुनने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है और सीनियर ब्रदर गुआन को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि मुझे इतना सब कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि सीनियर ब्रदर ने जो कुछ भी कहा वो थोड़ा सा हार्श था लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उसका मतलब अच्छा था। लेकिन जो रैंकिंग है वो मेरे लिए काफी बड़ी परेशानी है, मैं तो इस दुनिया में एवरेज लाइफ जीना चाहता हूँ। इतना सोचने के बाद वह उस अरेना से बाहर आता है। उसके अरेना से बाहर आने के बाद वहाँ पर के जो डिसाइपल्स होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि ये जो जीत थी वो थोड़ी सी शर्मनाक थी। ये सुनने के बाद दूसरा डिसाइपल कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, उसने अपनी तलवार भी बाहर नहीं निकाली, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये सुनने के बाद वो अपने मन में कहता है कि मुझे पता था कि इन सारे लोगों का इसी तरह का रिएक्शन होगा। फिर हमें ल्यू को दिखाया जाता है जो कि ये सब देख कर कहती है कि आखिर सीनियर ब्रदर हुआ ने तालिस्मान का इस्तेमाल करना कैसे शुरू किया। ल्यू ये सब कह रहे होते है तभी उसके पीछे से कोई आकर उसे आवाज लगाता है। वो हिडन मिरर हॉल की एक ट्रू डिसाइपल होती है, उसका नाम लुजियन होता है। फिर वो ल्यू से आकर उसे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी की जो लड़ाई थी वो कुछ ज्यादा ही शर्मनाक थी। ये सुनने के बाद ल्यू काफी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए उसे कहती है कि जूनियर सिस्टर ल्यू आप ऐसी बात कैसे कह सकती हो। पैट्रियर्क ने इस कंपटीशन के रूल्स पहले बना के रखे थे, इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थे और उन्होंने कहा था कि इस कंपटीशन में
सिर्फ जीतना ही मैटर करता है, दूसरी कोई चीज नहीं। और जो सीनियर ब्रदर हुआ है वो अपने टैलेंट के बलबूते पर जीते हैं, इसमें इतनी शर्मिंदगी भरी बात क्या है। ये सुनने के बाद वो काफी डर जाती है और कुछ कह नहीं पाती, और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि मैं तो सिर्फ बात करने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, आखिर जूनियर सिस्टर यू इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है। फिर लो चिल्लाते हुए कहती है कि लेकिन जो किंग वन शॉर्ट सेट है उसके एक डिसाइपल के लिए एक सिंगल ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं करना ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये सुनने के बदले वो कुछ अजीब तरह से हंसते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर हुआ के द्वारा अपनी तलवार बाहर निकालने का एक ही कारण है, क्योंकि उनको इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। इतना कहने के बाद वो काफी शर्माने लगती है। यू को इतनी अजीब से हरकतें करते देख लू कुछ भी समझ नहीं पाती और अपने मन में कहती है कि आखिर जूनियर सिस्टर यू को हुआ क्या है, जो कि ऐसे की टॉप डिसाइपल होने के कारण ये काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है और वो किसी भी लेजी डिसाइपल के ऊपर अपनी नजर भी नहीं रखती। लेकिन जब इस किंग वन शॉर्ट सेट के सबसे लेजी डिसाइपल के बारे में बात आती है तो वो उसे डिफेंड करने लगती है। जूनियर सिस्टर यू के बारे में आज कुछ तो नया है। तभी उन्हें अरेना की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि कहता है कि ज़ाओरू तुम इतने रूथलेस कैसे हो सकते हो। ये सुनने के बाद यू, लाओ और हुआ भी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ाओरू नाम के डिसाइपल ने एक दूसरे डिसाइपल को काफी बुरी तरह से मार गिराया होता है, लेकिन एक डिसाइपल को मारने के बावजूद ज़ाओरू काफी बुरी तरह से हंस रहा होता है। फिर हमें उस ज़ाओरू के बारे में बताया जाता है वो द फ्लोइंग क्लाउड हॉल का एक ट्रू डिसाइपल होता है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि उस अरेना के पास आकर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो देखने के बाद अपने मन में कहता है कि हालांकि इस बार की जो इंटरसेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बेहद सख्त नियम है, दूसरों को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाना। फिर हमें उस रेफरी को दिखाया जाता है जो कि ज़ाओरू के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इतना कहने के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करता है। उस ऑरा की वजह से ज़ाओरू को तकलीफ होने लगती है। फिर ज़ाओरू उस रेफरी से कहता है कि जो इस रूल्स के इंचार्ज है उन एल्डर को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो शॉर्ट टेक्निक है एक बार मैंने उसे चला दिया तो उस शॉर्ट टेक्निक को मैं वापस नहीं ले सकता। इसी की वजह से मैंने उस शॉर्ट टेक्निक के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया और ये डिसाइपल मारा गया। फिर हमें एक हॉल मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि इस डिसाइपल के एक्स्ट्रा की वजह से जो पर्पल केओस रियलम के 5th स्टेज पर का जो डिसाइपल था वो इंस्टेंटली मारा गया। और हॉल मास्टर को आपके फ्लोइंग क्लाउड हॉल में ऐसा कोई डिसाइपल एग्जिस्ट करता है इसके बारे में मैंने पहले कभी क्यों नहीं सुना। ये सुनने के बाद हॉल मास्टर गु कहते हैं कि ये जो ज़ाओरू है वो 1 साल पहले ही सीक्रेट रियलम की खोज में यहाँ से चला गया था और 1 ही साल में उसने ब्रेक थ्रू करने में मैनेज भी किया और सीक्रेट रियलम को ढूंढकर सेक्ट में वापस भी आ गया। और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो पर्पल केओस रियलम के 2nd स्टेज से 5th स्टेज पर पहुंच जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सीक्रेट रियलम के अंदर किसी तरह के पावरफुल विरासत मिली हो। फिर पैट्रिक कहते हैं कि उसने जिस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया उसे मास्टरी ऑफ एक्सक्लूसिव स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, जो कि एंशिएंट टाइम की एक सीक्रेट टेक्निक है। इस टेक्निक में अपने पूरी बॉडी की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एक जगह पर इकट्ठा करके उसे रिलीज कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन इसका एक फ्लॉ भी है। अकेले अपने पूरी बॉडी का उपयोग करके इसकी जो पावर है उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। फिर पैट्रिक उस रेफरी से कहते हैं कि एल्डर ज़ाओ ऐसा लगता है कि इस डिसाइपल ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले हमें उस डिसाइपल जिसका के नाम डूजे है उसकी बॉडी को यहाँ से लेकर जाना होगा। ये सुनते ही वहाँ पर के सारे डिसाइपल्स डूजे के बॉडी को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। फिर हमें ज़ाओरू को दिखाया जाता है जो कि काफी डरावने तरीके से उस तलवार को घसीटते हुए उस अरेना से बाहर जाने लगता है और साथ ही में अपने डेमन ऑरा को भी रिलीज करता है, जिसे महसूस करते ही वो अपने मन में कहता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। मुझे अभी अभी ऐसा सेंस हुआ कि उसके अंदर मॉन्स्टर एनर्जी है। फिर हमें बताने लगते हैं कि काफी सारे डिसाइपल्स आपस में लड़े और काफी सारे डिसाइपल्स इसमें जीते और काफी सारे डिसाइपल्स इसमें हारे। सबने अपने अपनी काफी अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी। फिर हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि 55 ट्रू डिसाइपल्स में से सिर्फ 28 ट्रू डिसाइपल 2nd राउंड में जाएंगे। इतना कहने के बाद पैट्रिक फिर से अपने पास से काफी सारे टोकन्स निकालकर उन बचे हुए 28 डिसाइपल्स को दे देते हैं। और हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि उस टोकन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि जब तक मैं एक मैच जीत जाता हूँ तब तक मैं टॉप 20 में एंटर कर पाऊंगा, और जब मैं टॉप 20 में जाऊंगा तब मैंने जो एग्रीमेंट बनाया है मेरे टीचर के साथ वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे सिर्फ 3rd राउंड में नेचुरली हारना है और इस कंपटीशन से बाहर जाना है। तभी रेफरी चिल्लाते हुए कहता है कि जो 2nd राउंड का कंपटीशन है वो चालू होने वाला है और 2nd राउंड का फर्स्ट कंपटीशन होने वाला है फ्लाइंग क्लाउड हॉल के ज़ाओरू और नेबुला हॉल के यू जियांगचेंग के बीच में। फिर हमें यू जियांगचेंग और ज़ाओरू को दिखाया जाता है जो कि उस अरेना में आ जाते हैं और हमें यू जियांगचेंग को दिखाया जाता है जो कि दिखने में काफी हैंडसम होता है, जिसके वजह से वहाँ पर की जो फीमेल डिसाइपल्स होती है उसे देखने के बाद पागल
पागल हो जाती है और यून को चीयर करने लगती है। यून को देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को दूर नहीं रखते तो आपको बस चेहरे पर चोट ही लगेगी। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ाओरू अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी के शॉट तैयार कर लेता है। उन शॉट से काफी तेजी के साथ यून के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने के बाद यून अपने मन में कहता है कि ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। फिर यून भी उस हमले से बचने के लिए वहाँ पर एक शील्ड को तैयार कर लेता है, लेकिन वो उनमें से काफी सारी तलवारों को रोक लेता है, लेकिन उनमें से एक तलवार उस शील्ड को तोड़ते हुए अंदर चली जाती है। लेकिन यून अपनी तलवार सामने लाते हुए उस तलवार को ब्लॉक कर देता है, लेकिन उस तलवार को ब्लॉक करने की वजह से उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि उस तलवार को पीछे झटकते हुए अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन एनर्जी के बने हुए शॉट के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिसके वजह से जो एनर्जी की शॉट थी वो वहीं पर तबाह हो जाती है। फिर यून रुई से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, और हमें रुई को दिखाया जाता है जो कि यून को सही सलामत खड़ा देखकर काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मेरे इतने पावरफुल हमले की वजह से वो अभी तक सही से खड़ा है। फिर यून रुई से कहता है कि आपकी जो स्ट्राइक थी वो इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन आपकी जो ट्रिक्स है उसे मैंने समझ लिया है। इतना कहने के बाद वो अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। उस टेक्निक की वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और यून अपनी सी ऑफ स्टार का इस्तेमाल करते हुए रुई के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और वो धमाका हो जाने के बाद वहाँ पर के डिसाइपल्स को लगता है कि वो कंपटीशन खत्म हो गया है और जो यून है वो इस कंपटीशन को जीत चुका है। लेकिन हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि काफी सीरियस तरीके से उस अरेना की तरफ देख रहा होता है। तभी हमें रुई के आंखों को दिखाया जाता है जो कि काफी डरावने लग रहे होते हैं और वो अपने मन में कहता है कि जो इस कंपटीशन का विनर है वो पहले से ही डिसाइड हो चुका है। इतना कहने के बाद रुई अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करके बहुत बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी के शॉट तैयार कर लेता है, जिसे देखने के बाद यून भी काफी हैरान हो जाता है। फिर हमें ज़ाओरू को दिखाया जाता है जो कि उस एनर्जी की बनी हुई शॉट से यून के ऊपर हमला कर देता है। उस एनर्जी की बनी हुई शॉट को अपनी तरफ आता देख यून भी अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक फ्लावर जैसी एक शील्ड को तैयार कर लेता है। उस शील्ड को देखने के बाद ज़ाओरू सिर्फ एक स्माइल देता है और हमें ज़ाओरू के हमले को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यून ने जो अपने सामने शील्ड बनाई होती है वो भी टूट जाती है और उसके हाथों से उसकी तलवार भी छूट जाती है। ये सब देखने के बाद यून अपने मन में कहता है कि ये जो फेलो डिसाइपल है वो अपनी ट्रू पावर को छुपा रहा था। वो ये सब सोच रहा होता है, तभी रुई ने जो हमला किया होता है वो उसके काफी करीब आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफी डर जाता है। इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हार मान लेता हूँ, लेकिन वो हमला सीधा आकर लिन को लग जाता है, जिसकी वजह से लिन काफी तेजी के साथ उड़ते हुए पीछे गिर जाता है, लेकिन उसने किसी तरह से उस हमले को ब्लॉक कर ही लिया होता है। फिर हमें रुई को दिखाया जाता है जो कि उस हमले को वापस ले लेता है, लेकिन उस हमले की वजह से लिन के सर के ऊपर चोट लग जाती है, जिसके वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। उस खून को देखने के बाद लिन पूरा सदमे में चला जाता है और साथ ही में वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो भी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें रुई को दिखाया जाता है जो कि काफी बैडस तरीके से लिन के सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि मुझे जीतने देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर ब्रदर। ये सब देखने के बाद हॉल मास्टर डोंग कहते हैं कि ज़ाओरू इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, उसने अभी अभी जो हमला किया वो पर्पल केओस रियलम के 6th स्टेज पर का था। ये सुनने के बाद हॉल मास्टर गु कहते हैं कि वो जो डिसाइपल है वो काफी मर्डरस है और उसने जो हमला किया था वो काफी ज्यादा फास्ट था। मुझे डर है कि अगर उसने उस हमले को ब्लॉक नहीं किया होता और अगर वो हमला ज्यादा पावरफुल होता तो ये जो पूरी यूनजिन सिटी है वो पूरी तरह से खाक में मिल जाती। और हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि रुई की तरफ देखते हुए कहता है कि सिर्फ एक ही स्ट्राइक, लेकिन आखिरकार उसने किसी को मारने का जो इरादा था उसे वापस ले लिया और उसने अपने स्पिरिचुअल ब्लेड को रोक लिया। ये पूरी तरह से ऑब्वियस है कि वो रेशली एक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास कोई और पर्पस जरूर है। क्या ये उसके आसपास जो डीमन ऑरा है उससे रिलेटेड है? क्या वो डीमन सेट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है? लेकिन वो सिर्फ पर्पल केओस रियलम के 5th स्टेज वाला कल्टीवेटर है और हमारे जो मास्टर और जो एल्डर्स है वो ट्रांसेंडेंट रियलम पर है, इसलिए वो उनके सामने एक चीटी के अलावा कुछ नहीं है। भले ही यहाँ पर पूरी तरह से आसमान गिर जाए, मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तभी वहाँ पर का रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि अगला मैच लांगजिंग हॉल के टोंगजांग और फ्लाइंग क्लाउड हॉल के किंग वॉन के बीच में होने वाला है। ये सुनते ही हुआ कहता है कि अब ये मेरी बारी है। फिर हमें हॉल मास्टर डोंग को दिखाया जाता है जो कि हॉल मास्टर गु से कहते हैं कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ हॉल मास्टर गु, ऐसा लगता है कि आपका जो डिसाइपल्स है वो बस इतनी ही दूर आ सकता है। ये सुनने के बाद हॉल मास्टर गु उसे कोई भी जवाब नहीं देते और साथ ही में वो अपने मन में कहते हैं कि ये जो कुछ भी कह रहा है उसमें कोई भी गलत नहीं है। जो हुआ है वो अभी स्पिरिचुअल पैलेस रियलम के स्टेज पर है, जिसके वजह से वो टोंगजांग से जीत नहीं सकता। फिर
हमें हुआ और तोंगजोंग को दिखाया जाता है जो कि अरेना में आ जाते हैं। फिर हुआ तोंगजोंग को ग्रीट करते हुए उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर तोंगजोंग मुझे एडवाइस दीजिएगा। ये सुनने के बाद तोंग हुआ से कहता है कि तुम्हारे जैसा एक तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक आया है, क्या तुम मुझसे एडवाइस लेने के काबिल हो। फिर हमें तोंगजोंग के बारे में बताया जाता है वो पर्पल के असरिलम के 5th स्टेज पर होता है और वो हेवनली प्राइड लीडर बोर्ड के 4th नंबर पर होता है। फिर वो अपने मन में कहता है कि तोंगजोंग ने जो हेवनली प्राइड समिट था उसमें काफी आगे तक चला गया था, लेकिन जो यू है उसने उसे हरा दिया था। काफी सारे डिसाइपल्स ये सोचते हैं कि जो तोंग है वो तियानलू और ज़ैंगडू से कम पावरफुल नहीं है। फिर हमें हेवनली लीडर बोर्ड के डिसाइपल्स के बारे में बताया जाता है। 1st नंबर पर हमारी यू होती है, 2nd नंबर पर जाओ तियानू होता है, 3rd नंबर पर ज़ैंगडू होता है और 4th नंबर पर तोंगजेंग होता है। तभी रेफरी चिल्लाते हुए कहता है कि जो कंपटीशन है वो शुरू होने वाला है। ये सुनते ही हुआ जल्दी से अपने सारे तालिस्मान को निकाल कर वहाँ पर फिर से एक तालिस्मान की शील्ड बना लेता है। ये सब देखने के बाद तोंग हुआ से कहता है कि जब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ तब से मुझे ये लग रहा है कि तुम मुझसे हैंड टू हैंड कभी भी कॉम्बैट नहीं कर सकते। अगर तुम इंजर्ड नहीं होना चाहते तो जल्दी से मेरे सामने हार मान लो। ये सुनने के बाद हुआ तोंग से कहता है कि जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। ये सुनने के बाद तोंग जल्दी से अपने वेपन को निकाल लेता है। उसका वेपन एक चेन होता है जिसके के आगे उसने अपने स्वॉर्ड को अटैच करके रखा होता है। फिर वो हुआ के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि मैं अभी इस टॉर्टॉइस के शेल को एक ही स्ट्राइक में तोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ हुआ के उस शेल के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने के बाद हॉलमास्टर गोंग कहते हैं कि इस मैच का विनर डिसाइड हो चुका है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पर तोंग का हमला लगने वाला होता है वहाँ पर से हुआ अपनी शील्ड को हटा लेता है और उसे हवा में फ्लोट कराने लगता है। ये देखने के बाद तोंग और जो हॉलमास्टर गोंग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर के डिसाइपल्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर उसने ऐसे कैसे किया। ये सब देखने के बाद तोंग काफी गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए हुआ से कहता है कि तुम कब तक मुझसे भागते रहोगे। इतना कहने के बाद तोंग अपना काफी पावरफुल हमला उस शील्ड के ऊपर कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता देख हुआ भी जल्दी से उस शील्ड में से अपना हाथ बाहर निकाल कर एक तालिस्मान का इस्तेमाल कर लेता है, जिसके वजह से जो हुआ का हमला है और जो तोंग का हमला है वो आपस में टकरा जाते हैं। उन दोनों का हमला आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हमें तोंग के वेपन को दिखाया जाता है जहाँ पर तोंग अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने वेपन को काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड करता है और उन पार्ट्स से हुआ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी हुआ अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तोंग के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने के बाद तोंग काफी गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए हुआ से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने के लिए एक सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करने की। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अभी मैंने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो एक शॉर्ट टेक्निक है जिसे कि हेवनली वुमेन स्कैटरिंग फ्लावर कहा जाता है और मैंने जिस शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया वो पूरी तरह से ऑथराइज्ड है, जिसके वजह से मैंने इस टेक्निक में किसी भी तरह की चीटिंग नहीं की या फिर किसी भी तरह के सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है। और दूसरी तरफ तुम्ही ने उस स्मोक का एडवांटेज उठाते हुए मेरे ऊपर उन ग्रीन कलर कैंसलेट वेपन का इस्तेमाल किया। और क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम मुझे एक ही झटके में निपटा लोगे। और कौन जानता था कि तुम एक शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल में नहीं करोगे। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो पूरा सदमे में चले जाते हैं और कहते हैं कि जाहिर तौर पर आप ही थे जिसने सबसे पहले इसे फेंका था। और ये सब देखने के बाद यू तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर को ये भी पता है कि आखिर सीक्रेट वेपन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और उसके पीछे हमें कुछ देर पहले दिखाए हुए लड़के को दिखाया जाता है जो कि ये सब देखकर पूरा सदमे में चले जाती है। तो अभी नीले बालों वाला हॉलमास्टर डोंग से कहते हैं कि क्या आपने हॉलमास्टर डोंग पहले ये नहीं कहा था कि जो किंग ऑन शॉर्ट सेट के डिसाइपल्स है वो ब्लेड के सहारे ही जगते हैं और जो वे ऑफ ब्लेड है उसे फॉलो करते हैं। लेकिन आखिर तोंगजांग ने इस तरह के वेपन का इस्तेमाल कैसे किया। ये सुनने के बाद हॉलमास्टर डोंग उस हॉलमास्टर से कहते हैं कि ये जो तोंगजांग है वो सिर्फ विक्ट्री के बारे में सोचता है और आखिरकार ये भी एक किसी शॉर्ट टेक्निक है जो कि विनर को हराने वाले से अलग करती है। ये सुनने के बाद जो नीले बालों वाले हॉलमास्टर होते हैं वो पूरा सदमे में चले जाते हैं। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तोंग फिर से अपने उस चेन को जोड़ लेता है और उसे हुआ के शील्ड के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले की वजह से जो हुआ के शील्ड होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है, जिसे देखने के बाद हॉलमास्टर तोंग काफी खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये खत्म ही हो गया। लेकिन तभी वो सामने की तरफ कुछ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और हमें तोंग को दिखाया जाता है जिसके के ऊपर हुआ ने अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे चारों तरफ से जंजीरों में कैद करके रखा होता है। तोंग को इस तरह से जंजीरों में पकड़कर हुआ उसे कहता है कि क्या तुमने इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वो काफी डरावनी हंसी हंसते हुए तोंग से कहता है कि आखिर क्या हुआ। ये सुनने के बाद
टोंग जब पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसके फट के 14 ने फट के 64 हो जाती है, क्योंकि हुआ उसके पीछे आकर उसने अपनी तलवार को उसके गर्दन के ऊपर रखा होता है। फिर हुआ टोंग से कहता है, अभी जो मैंने फॉर्मेशन इस्तेमाल किए है वो फॉर्मेशन पर्पल केओस रिलम के 5th स्टेज वाली कल्टीवेटर को सिर्फ 30 सेकंड के लिए ट्रैप करके रख सकता है। अभी सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। क्या तुम सरेंडर करने के लिए तैयार हो? और अगर तुम सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा ही सफर कराऊंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी तलवार को उसके चिड़िया के पास लेकर जाता है। ये देखने के बाद टोंग काफी घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ। ये सुनते ही हुआ उस अपनी तलवार को वापस रख लेता है और वहाँ पर का रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि जो हुआ है वो इस मैच को जीत चुका है। ये सुनने के बाद वहाँ पर के डिसाइपल्स आपस में बातें करने लगते। उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि क्या सच में टोंगजांग हार गया? दूसरा डिसाइपल कहता है कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि हुआ वहाँ पर अपीयर कैसे हुआ और आखिर वो फॉर्मेशन वहाँ पर किधर से आया। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हेवनली प्राइड लिस्ट थी उसका नाम बदलकर हेवंस जीनियस लिस्ट कर दिया है और साथ ही में कुछ कल्टीवेशन लेवल्स के भी नाम बदल दिए हैं। फिर हमें वहाँ पर हेवंस जीनियस लिस्ट के सेकंड नंबर के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जिसका के नाम जाउन टियानो होता है। वो कहता है कि हालांकि इस मैच के अंदर कुछ लक शामिल था, लेकिन यहाँ पर स्पिरिट पैलेस रिलम के 8 लेवल वाले डिसाइपल ने पर्पल मेंशन रिलम के 5th लेवल वाले डिसाइपल को हरा दिया। ये जो अचीवमेंट है वो इस सेट को प्राउड फील कराने के लिए काफी है। सुनने के बाद हेवन जीनियस लिस्ट के 3rd नंबर वाले डिसाइपल, जिसका के नाम जिएंडो होता है, वो जाओतियान से कहता है कि तुमने क्या कहा लक? मुझे ऐसा नहीं लगता, लड़ाई की शुरुआत से ही टोंगजांग को धोखा दिया गया था। ये सुनने के बाद तियानो उसे कहता है कि आप मुझे ठीक से बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये सुनने के बाद जियांग उसे कहता है कि सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत में जूनियर ब्रदर किंगवान ने अपने जाल को बिछाना शुरू कर दिया और टोंगजांग को सार्डोनिक माइंडसेट में डाल दिया। फिर उसने अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए डार्क वेपन को उसके अंदर छिपा दिया और उसे टोंगजांग के ऊपर फेंक दिया। जब वो पूरे एरिया को कवर करने वाले स्पिरिट कर्टन से एक दूसरे के ऊपर सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करते हुए हमला कर रहे थे। सबसे पहले उसने अपने अपोनेंट को भड़काने के लिए और उसे गुस्सा दिलाने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे वो इस बात से अनजान हो गया कि उसने अपने फॉर्मेशन के अंदर डार्क वेपन को छुपा लिया है। जब हुआ और टोंगजांग एक दूसरे के ऊपर छिपे हुए हथियार फेंक रहे थे तो इसने सीक्रेटली रिस्टर्न फॉर्मेशन को अपने बगल में बना लिया और दूसरा उसने अपने फॉर्मेशन के अंदर से बोलने के लिए अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल किया और जानबूझकर उसने अपनी पोजीशन को एक्सपोज किया। उसने टोंगजांग को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि वो अभी तक फॉर्मेशन के अंदर है और उसने एक और इनफेक्टिव हमला करने का लालच दिया और उसने खुद स्मोक स्क्रीन का एडवांटेज उठाया और जो टोंगजांग की साउंड आ रही थी उसके हिसाब से उसने टोंग की पोजीशन को पता लगा लिया और उसके पीछे आया। ये सुनने के बाद तियानो कहता है कि इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं बना सकते और अगर जूनियर ब्रदर हुआ के कल्टीवेशन लेवल थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता। ये सुनने के बाद जियांगडो हंसते हुए कहता है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल मुझे डर है कि वो इतना भी सिंपल नहीं है जितना वो हमें दिखता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें हॉल मास्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर नीले बालों वाला हॉल मास्टर कहता है कि इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ उसने अपने हायर स्ट्रेंथ वाले आदमी को हरा दिया, वो भी इंटीग्रेशन फॉर्मेशन और तालिस्मान आर्ट का इस्तेमाल करते हुए। उसकी प्लानिंग और उसने जो कैलकुलेशन की थी उसके हिसाब से उसने मैच से पहले ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था। ये कितना होशियार है। ये सुनने के बाद हॉल मास्टर डोंग काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपने दांत पीसते हुए कहता है कि उसने तो सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्लेवर ट्रिक्स खेले। अगर टोंगजांग इतना भी केयरलेस नहीं होता तो वो कभी भी इस मैच को नहीं हारता। फिर हमें दूसरे हॉल मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि हॉल मास्टर गु से कहता है कि एल्डर को आपका जो लियोन हॉल है उसके अंदर सच में हिडन ड्रैगन्स और क्राउचिंग टाइगर्स है। सबसे पहले जाओरुई और दूसरा भी हुआ क्योंगू। ये सुनने के बाद हॉल मास्टर को काफी खुश हो जाते हैं और हंसते हुए उनसे कहते हैं कि ये तो सिर्फ नॉर्मल परफॉर्मेंस थी। तभी रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि अगला जो मैच है वो जियांगजिंग हॉल के यू जियांगजिंग लान यूटैंग के लान जिनियो के साथ होने वाला है। जो सुनने के बाद वो दोनों अरेना में आ जाते। अरेना में आने के बाद लान यू से कहता है कि सिस्टर यू, स्ट्रेंथ के मामले में मैं आपसे काफी ज्यादा हायर पोजीशन पर हूँ, लेकिन एक स्वॉर्ड के कल्टीवेशन करने वाले के रूप में मेरे पास एक दिल है जो कि लगातार ऊपर बढ़ने की कोशिश करता रहता है। फिर हमें लान के बारे में बताया जाता है वो एवनली जीनियस लिस्ट के 8th पोजीशन पर होते और वो पर्पल पैलेस रिलम के 4th लेवल पर होती है और वो साथ ही में वो लान यूटेंग की चीफ डिसाइपल भी होती है। ये सुनने के बाद यू से कहते हैं कि तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ फाइट करो। ये सुनते ही लान अपनी तलवार निकालकर अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है। लान की आंखों को देखने के बाद हॉल मास्टर गु कहते हैं कि उस लड़के ने सबसे पहले गॉड ब्रेकिंग व्हाइट क्रशिंग पिल को खा लिया है। ये जो पिल है वो कल्टीवेटर की जो स्पिरिचुअल पावर है उसे काफी ज्यादा बढ़ाती है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। जो भी उस
पिल को खाता है उसकी जो फाउंडेशन है वो डैमेज हो जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि पर्पल पैलेस रिलम के 5th लेवल पर जाने के लिए एक कंडीशन होती है। अगर कोई दाव के आउटलाइन कॉन्सेप्ट को कल्टीवेट करता है, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई शॉर्ट कल्टीवेट करता है तो उन्हें सबसे पहले शॉर्ट इंटेंट को कंपेरेंट करना होता है और उन्हें जो शॉर्ट दाव के एम्बोरोनिक बेसिस होते हैं उन्हें टच करना पड़ता है। काफी सारे कल्टीवेटर पर्पल पैलेस रिलम के 4th लेवल पर अटक जाते हैं। उनके पूरी जिंदगी इसमें चली जाती है लेकिन वो कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। वो कुछ ज्यादा ही दूर चला गया है। आखिर इस सिचुएशन का सामना करने के लिए सिस्टर यू क्या करना चाहेगी। फिर हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू भी अपनी तलवार निकलकर अपने ऑरा को रिलीज करती है और अपनी एक ही स्ट्राइक से जो लान ने हमला किया होता है उसे बीच में से काट देती है। ये देखने के बाद लान काफी हैरान हो जाता है और जल्दी से अपने पास से कुछ तालिस्मान को बाहर निकाल लेता है और उन तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए यू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यू भी उन 3 तालिस्मान के हमले को सिर्फ अपने एक ही स्ट्राइक से रोक लेती है। फिर लान लगातार यू के ऊपर हमला करते रहता है लेकिन यू भी उसकी तरफ बढ़ते हुए उन सारे हमलों को ब्लॉक करती जाती है या फिर उसे तबाह करती जाती है। इतने सारे हमले करने के वजह से जो लान है वो काफी ज्यादा थक जाता है लेकिन यू इतने सारे हमले के रोकने के बावजूद भी थकी नहीं होती। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि अपने किसी पावरफुल हमले को चार्ज करने लगती है जिसे देखने के बाद लान भी काफी हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक क्लोन बना लेती है और उस क्लोन से लान के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन लान भी अपनी शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस हमले को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। इतनी सारी फाइटिंग करने की वजह से जो लान है उसी फाइटिंग अरेना के अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है जिसके वजह से वो पर्पल पैलेस रिलम के 5th लेवल पर प्रमोट हो जाता है। पर्पल पैलेस रिलम के 5th लेवल पर जाने के बाद जो लान है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। काफी ज्यादा पावर आने के बाद लान अपना एक पावरफुल हमला चार्ज करने लगता है जिसे देखने के बाद यू नीचे से एक पावरफुल स्ट्राइक को लान के ऊपर कर देती है जिसके वजह से लान के हाथों से जो उसकी तलवार है वो छूट जाती है। ये देखने के बाद लान की तो पूरी फट जाती है। फिर लियू काफी डरावने अंदाज में उसे कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लान के हाथों से उसकी तलवार छूट जाने की वजह से जो यू है वो काफी आसानी से इस मैच को जीत जाती है जिसके वजह से वहां पर रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि जो यू है वो इस बैटल को जीत चुकी है। ये सुनते ही वहां पर की जो डिसाइपल्स है वो यू की तारीफें करने लगती है। तभी हमें लान को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए यू से कहता है कि मुझे गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर यू। मैं इस एहसान को अपने दिल में याद रखूंगा। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि भले वो मुझे किसी भी समय हरा सकती थी लेकिन उसने मुझे एक एक करके अपनी जो शॉर्ट आर्ट है उसे दिखाया और उसी के वजह से मुझे शॉर्ट दाव के जो एम्बोरिनिक है उसके कुछ ग्लिम्स देखने को मिले और उसी के वजह से मैं अब ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहा। ये सुनने के बाद यू लान से कहती है कि ब्रदर लान इतनी भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद लान और भी ज्यादा रोने लगता है और अपने मन में कहता है कि नंबर 1 ट्रू डिसाइपल बनने की ये बिल्कुल काबिल है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि अरेना से नीचे उतर कर वहां से जाने लगती है और यू को वहां से जाते हुए देखकर जो बाजू के डिसाइपल्स होते हैं और भी ज्यादा ल्यू की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से कुछ डिसाइपल्स हुआ की बुराई करने लगते हैं। उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि जो डिस्गस्टिंग हुआ है उससे तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है और दूसरा डिसाइपल हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जो हुआ है वो शॉर्ट आर्ट के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं करता, वो सिर्फ अपने जो टूल्स है उसे थ्रो करता रहता है। लेकिन वो अभी तक इस कंपटीशन के अंदर टिका हुआ है, वो सच में काफी लकी है। ये सुनते ही यू काफी गुस्सा हो जाती है और जिस डिसाइपल ने हुआ की बेइज्जती की होती है उसके ऊपर हमला करते हुए उसे कहती है कि अभी तुमने क्या कहा और काफी डरावने अंदाज में उस डिसाइपल से कहते हैं कि अभी के अभी ब्रदर हुआ से माफी मांगो। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो देर से डालने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अब इस मांगा के और ज्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं और उसके चैप्टर्स हफ्ते में एक ही बार रिलीज होते हैं और जैसे जैसे इस मानवा के चैप्टर्स रिलीज होते जाएंगे वैसे वैसे मैं इस मानवा के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करता रहूंगा और साथ ही में मैं एक नए मानवा को शुरू करने वाला हूँ। जितना प्यार आपने इस मानवा को दिखाया है प्लीज उतना ही प्यार उस मानवा को भी दिखाइएगा। मिलते हैं एक और नए मानवा के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। ओके बाय।